स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एजुकेशन और लर्निंग को लेकर भारत में प्राचीन समय से ही एक यूनिक परंपरा रही है। यहाँ तक कि गुरु शिष्य परंपरा को भारत की वर्णाश्रम फिलॉसफी में भी दर्शाया गया है। इस फिलॉसफी के मुताबिक स्टूडेंट लाइफ, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया है, किसी भी इंसान के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है और इस स्टेज को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मोरल कोड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसे इस फिलॉसफी में शिष्य का धर्म कहा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस और रिच हिस्ट्री के पीछे हमारी इसी प्राचीन परंपरा का बहुत बड़ा हाथ है। इस गुरु शिष्य परंपरा का ही नतीजा है कि भारत को आज भी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत ने दुनिया को आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर, चरक जैसे डॉक्टर और फादर ऑफ सर्जरी यानी सुश्रुत जैसे महान टीचर्स, फिलोसफर्स और साइंटिस्ट दिए। साथ ही कालिदास और तुलसीदास जैसे महान साहित्यकार भी भारत का गर्व हैं। एंशिएंट टाइम्स में भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में पढ़ने दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मॉडर्न टाइम्स में रमन इफेक्ट के खोजकर्ता और नोबेल प्राइज विनर CV रमन और गॉड पार्टिकल यानी बोसोन के बारे में आइंस्टीन को बताने वाले सत्येंद्र नाथ बोस भारत की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के एम्बेसडर्स बने। आज भी USA और UK जैसी कई कंट्रीज में इंडियन ओरिजिन के लोगों की एक ब्रांड वैल्यू है। मैथ्स और साइंस में इंडियंस को बॉर्न स्मार्ट माना जाता है, जबकि इंडियन डॉक्टर्स पर लोगों का विश्वास आसानी से बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑफ लेट ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर इंडियंस जो वर्ल्ड स्टेज पर अपना नाम बना रहे हैं केवल इंडियन ओरिजिन के ही है। सत्य नडेला, सुंदर पिचई, अभिजीत बनर्जी, हरगोबिंद खुराना जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग विदेशों में जाकर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहीं इंडिया में रहते हुए इंडियन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स उस स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत के कॉलेजेस अपने पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पा रहे हैं और डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह से स्टूडेंट्स को एक्सट्रीम स्ट्रेस और कंपटीशन में डालने के बावजूद उन्हें उनके पोटेंशियल तक डेवलप नहीं होने दे रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स या तो हो नहीं रही हैं और अगर हो रही हैं तो उनके एजुकेशन और उनके स्टेटस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हैं। देखेंगे कि क्यों आज भारत अपनी विश्व गुरु की छवि से दूर दिखाई पड़ता है और भारत सरकार इस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स को बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये टॉपिक UPSC CSE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां GS2 के इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर टॉपिक के अंडर इस टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आज के समय में भारत में एक ट्रेंड देखा जा रहा है जहां वेल एजुकेटेड और वेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में एडमिट कराना प्रेफर करते हैं। बड़े शहरों में स्कूल्स के नाम में पब्लिक स्कूल्स गायब होता जा रहा है और इंटरनेशनल स्कूल कॉमन होता जा रहा है। बहुत से ऐसे स्कूल्स में इंटरनेशनल बैचलरेट यानी IB बोर्ड और बहुत से अन्य इंटरनेशनल करिकुलम बेस्ड कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे बोर्ड से पढ़ने के बाद साफ है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ही अपना फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 2017 के डेटा के अनुसार करीब 5.86 लाख इंडियन स्टूडेंट्स 86 अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में 66% USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स विदेशों में सेटल होकर वहां की इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि हमारे देश का टैलेंट ड्रेन हो रहा है और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आखिर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल पेरेंट्स अपने बच्चों को भारत में ही क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूलिंग स्टेज से ही फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिट होने के लिए तैयार करने लगते हैं। इस सवाल के पीछे का एक इंपॉर्टेंट कारण है भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की खामियां, जिनकी वजह से कॉलेजेस के एजुकेशनल और प्लेसमेंट आउटकम्स बुरी स्थिति में हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं कि इन इंडियन कॉलेजेस की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। दोस्तों, एजुकेशन की डिमांड्स और लोगों की लो अवेयरनेस लेवल्स का नतीजा है फेक यूनिवर्सिटीज का प्रोलिफरेशन। हर साल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC 20 से ऊपर फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करता है। 2022 में UGC ने 24 ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है। इनमें से सबसे ज्यादा 8 फेक यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि 7 दिल्ली की हैं।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जैसे नाम के कॉलेजेस शामिल हैं। ये फेक यूनिवर्सिटीज डिग्री अवार्ड करने के लिए यूजीसी द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की मजबूरी और पेरेंट्स की लैक ऑफ अवेयरनेस का फायदा उठा के ये इंस्टीट्यूशंस बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल ऑथराइज्ड कॉलेजेस की संख्या को भी देखा जाए तो भारत दुनिया में बहुत आगे है। अगर नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स को देखा जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि आईजीएनओयू दुनिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम है। दूसरे नंबर पे आने वाले यूएसए के मुकाबले आईजीएनओयू में एनरोलमेंट्स करीब 3 गुना है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की संख्या देखी जाए तो भारत दुनिया में 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ पहले स्थान पर है। चाइना में यही नंबर करीब 2500 है। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ की इतनी ज़्यादा संख्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और विश्व स्तर पर इनकी मान्यता इनके नंबर से कंपेरेबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के इंक्रीजिंग नंबर के मुकाबले जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी कम होने की वजह से इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रही हैं। अगर वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेटिंग्स के अनुसार टॉप 200 कॉलेजेस में इंडिया के सिर्फ 3 कॉलेजेस आते हैं और तीनों ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगातार इल्जाम लगते रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं है। यानी स्टूडेंट्स को एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन ये एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट नहीं होती। इस वजह से एजुकेशन कंप्लीट करने के बावजूद एक्चुअल इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट डिजायर्ड लेवल पर नहीं होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग्स में डोमिनेंस का एक मेजर कारण है उनका इंटरनेशनल नेचर। इन यूनिवर्सिटीज़ में इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी बेस्ट टैलेंट को एज प्रोफेसर्स अट्रैक्ट किया जाता है। साथ ही फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सैट, जीआरई और जीमैट जैसे एग्जाम्स वर्ल्ड वाइड कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आज भी फॉरेन फैकल्टी और फॉरेन स्टूडेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वाइट करने के लिए फ्री नहीं है। रिसेंटली कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैटेगरी के आइडेंटिफाई यूनिवर्सिटीज़ को ही फॉरेन फैकल्टी और स्टूडेंट्स को इंडक्ट करने की ऑटोनॉमी दी जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी अपने पायलट स्टेजेस में ही है। दोस्तों, इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक रिजिड करिकुलम सिस्टम का परिचय देते हैं, जहां एक स्ट्रिक्ट सेंट्रली डिसाइडेड करिकुलम ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पर इम्पोज किया जाता है। इस वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज के साथ इंटरैक्ट करके उनकी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपने करिकुलम को चेंज नहीं कर पाती, जिस वजह से अधिकतर कोर्सेज समय के साथ अपनी रिलेवेंस खोते जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूएसए के बहुत से कॉलेजेस बिजनेस डिग्रीज और टेक्नोलॉजी डिग्रीज का एक हाइब्रिड मॉडल ऑफर करते हैं। इन डिग्रीज में नीश टेक्नोलॉजिकल एरियाज में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है और स्टूडेंट्स को अपने विवेक और इंटरेस्ट के अनुसार अपना कोर्स खुद डिजाइन करने की फ्रीडम मिलती है। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को देखते हुए मैनेजर्स या एंटरप्रेन्योर्स विद टेक्निकल प्रोवेस एक नेसेसिटी है, जिसको फॉरेन यूनिवर्सिटीज रियलाइज करके इंप्लीमेंट भी कर चुकी हैं। लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज इस स्फीयर में अभी भी काफी पीछे हैं। भारत में हायर एजुकेशन की लैक ऑफ क्वालिटी एंड रिलेवेंस की प्रॉब्लम के एक्सटेंट को जानने के लिए इस बात पर गौर करें कि बहुत से सर्वेस के अनुसार भारत में 5 लाख से ज्यादा फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट्स में से करीब 54% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल पाए जा चुके हैं। इसका मतलब यही है कि जिन चंद लोगों को कॉलेज एजुकेशन पाने का अवसर मिलता है, उन लोगों में से भी आधे से ज्यादा लोग ग्रेजुएशन के बाद भी इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल नहीं पाए जाते हैं। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि आधे से ज्यादा अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने वाली ये यूनिवर्सिटीज अगर 90 to 100% प्लेसमेंट्स क्लेम करती हैं, तो ये प्लेसमेंट्स नॉन टेक्निकल और इंफीरियर स्किल रिक्वायरमेंट्स के तो होंगे ही। मिसाल के तौर पर अगर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ग्रेजुएट्स को जूनियर सेल्स एसोसिएट बनना पड़े, तो क्या ये प्लेसमेंट उसके स्किल को मैच करती है? नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी को और साफ कर देते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे न्यू एज एरियाज से रिलेटेड स्किल्स हैं। इस वजह से इंडिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अपॉर्चुनिटीज को भी मिस करता दिख रहा है, क्योंकि एआई, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स R&D जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है।
साथ ही सिर्फ 40% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप में इनरोल होते हैं और सिर्फ 36% अपने कोर्स से अलग हट के प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के बिना इंडस्ट्रीज के लिए वर्कफोर्स इररिलेवेंट हो जाती है, जिस वजह से प्लेसमेंट की क्वालिटी और नंबर्स सफर करते हैं। लैक ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन सिर्फ हायर एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल लेवल से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एनजीओ प्रथम की 2019 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की माने तो भारत में फर्स्ट क्लास के 40% स्टूडेंट्स लेटर्स को भी पहचान नहीं सकते। इसका एक कारण देश में टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मिलने वाली रिस्पेक्ट की कमी भी है। टीचिंग को जॉब ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। साथ ही इलेक्शन ड्यूटी जैसे नॉन टीचिंग स्फीयर्स में गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटीज लगाना उनके क्वालिटी ऑफ वर्क को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट स्कूल से लेके कॉलेजेस तक कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग वर्कफोर्स एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत से टीचर्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है और रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया टाइम पे फॉलो नहीं की जाती। इस वजह से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही वर्किंग टीचर्स का जॉब मोराल भी सफर करता है। इंडियन कॉलेजेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लैब एक्सपेंडिचर जैसे एरियाज सबसे ज्यादा निगलेक्टेड रहते हैं। प्रोफेसर जनरली लैब ट्रेनिंग जूनियर असिस्टेंट्स के भरोसे छोड़ देते हैं और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी पैची रहती है। लैब वाइवास को अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता और एक फॉर्मेलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। साथ ही लैब मशीनरी की मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट और अपडेशन को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स के इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रैक्टिकल स्किल्स सफर करते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स का नतीजा ये होता है कि ज़्यादातर कंपनीज को फ्रेशर्स को एडिशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिस पर काफ़ी खर्चा होता है। इस वजह से बहुत सी कंपनीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश करना नहीं चाहती। साथ ही ये बात भी ऑब्वियस है कि ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ट्रेनीज की सीटीसी यानी पैकेजेस में से ही निकाले जाते हैं। कॉलेजेस के आउटडेटेड करिकुलम की फीस भी आप भरते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पैसा भी आपकी जेब से जाता है। इस वजह से एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस भी कम हो जाते हैं, खासकर कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आज भी हमारे कॉलेजेस का कल्चर रोट लर्निंग और रिटन एग्जाम्स पर ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ता है, जबकि डिस्कशंस, डिबेट और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गिने चुने आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर के अलावा कोई भी इंडियन कॉलेज पॉपुलर रैंकिंग लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता। दोस्तों, इंडियन कॉलेजेस 90% और 100% प्लेसमेंट्स के दावे को पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से ज़्यादातर इंजीनियर्स को नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जॉब्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जहां ना तो उनकी एक्वायर्ड नॉलेज का कोई यूज़ होता है और ना ही उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन के लेवल की सैलरीज ऑफर की जाती हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ भले ही इररिलेवेंट और आउटडेटेड करिकुलम के साथ लगातार अपने कोर्सेज को चलाए जा रही हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई करना दिन ब दिन और महंगा होता जा रहा है। 2016 में आईआईटीज़ की फीस 90,000 पर एनम से बढ़ के 2 लाख पर एनम कर दी गई, जबकि एनआईटीज़ की फीस 70,000 से बढ़कर 1.25 लाख पर एनम कर दी गई। और ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहाँ स्टैंडर्ड्स काफ़ी हद तक मेंटेन किया जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 10 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 60 लाख रुपीस से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के नाम पर इफेक्टिवली सीट्स को हाईएस्ट बिडर को बेचा जाता है। साथ ही कॉलेजेस की इंटरनल मैनेजमेंट में करप्शन की प्रॉब्लम बहुत आम बात बन चुकी है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर बनने के लिए बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे एक विशियस साइकिल ऑफ करप्शन शुरू हो जाती है। पैसे देके वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट से हाई फीस वसूल कर और एडमिशन्स में सीट को सेल करके रिकवर करते हैं। और दोस्तों, कॉलेजेस में सीट के एक्सपेंसेस के अलावा एडमिशन पाने के लिए कोचिंग लेना भी ज़रूरी होता जा रहा है, एटलीस्ट लोगों के ख्यालों में, जिसकी फीस अपने आप में कॉलेजेस की ट्यूशन फीस को मैच करती है। महंगी कोचिंग, महंगी सीट्स और महंगी ट्यूशन फीस के बावजूद अगर ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले तो क्या ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है? इतनी सारी खामियों वाले हायर एजुकेशन सिस्टम में सीट पाने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन का होना सिचुएशन को और ख़राब बना देता है। 2021 के जेईई मेंस में टोटल 50,822 इंजीनियरिंग सीट्स मौजूद थीं, जबकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 20 लाख से भी ज़्यादा थे। इन 20 लाख में से सिर्फ करीब 10,000 के आसपास बच्चों को किसी आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की
अनरियल कट ऑफ्स हर साल न्यूज में रहती है। बहुत से कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में 100% कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं और फाइनल लिस्ट में 98% पर एडमिशन्स क्लोज भी हो जाते हैं। इस अनरियलिस्टिक कंपटीशन के नतीजे बहुत खराब होते हैं। बहुत से बच्चे अपनी लाइफ के प्राइम 2 से 3 साल बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दांव पर लगा देते हैं। कंपटीशन का वर्स्ट आउटकम स्टूडेंट के सुसाइड्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। इंडिया के कोचिंग कैपिटल कोटा में 2018 में 19 स्टूडेंट्स की प्रीशियस लाइफ्स हमने खो दी। दोस्तों, लैक ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन की वजह से देश के यूथ का ओवरऑल डेवलपमेंट सफर करता है, जिस वजह से हम अपने फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड को इनकैश करने में पीछे रह जाते हैं। सोशल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी इंडिस्पेंसिबल है। लेकिन इंडियन कॉलेजेस का डिबेट्स, डिस्कशंस और पब्लिक स्पीकिंग की जगह रोट लर्निंग पर फोकस होने की वजह से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स स्टूडेंट में डेवलप नहीं हो पाते। एंटरप्रेन्योरशिप्स जैसे स्किल्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन दोनों में ही जरूरी है, जिसकी मदद से ग्रेजुएट्स जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बन सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ज्यादातर कॉलेजेस के करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इररिलेवेंट करिकुलम, एक्सपेंसिव फीस और लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को डिस्कस किया। लेकिन इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए सरकार कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इनिशिएटिव्स का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इस पॉलिसी के तहत रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू एज स्किल्स पर कॉलेजेस का फोकस इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही कुछ आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनको कोर्स डिजाइनिंग से लेके फॉरेन फैकल्टी और स्टूडेंट्स के रिक्रूटमेंट जैसे एरियाज में ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स और फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेशनल रैंकिंग्स इंप्रूव करने के लिए इंडियन और फॉरेन कॉलेजेस के बीच कोलैबोरेशन को इंक्रीज किया जा रहा है, जिससे इंडियन कॉलेजेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के रूप में डेवलप हो सके और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्बाइब कर सके। इन सब इनिशिएटिव्स का नतीजा आने वाले कुछ सालों में हमें वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा इंडियन कॉलेजेस की एंट्री के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि हालिया हालत क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और किस लेवल पे जाके कॉलेजेस को और स्कूल्स को हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। इसके बाद हमने वीडियो के पहले भाग में जैसा आपको बताया था कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिलेवेंट है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, examine the reasons for the dismal performance of Indian universities in international rankings and discuss the steps that can be taken to improve this situation. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।